सपोर्टिव इक्विपमेंट ट्रे सेटअप में इनहेलेशनल एजेंट हेलोथेन के बारे में। कल इसमें जो है इसका देखे थे इफेक्ट, बॉडी पे इफेक्ट कैसे पड़ता है, इसका डिफरेंट बॉडी सिस्टम इफेक्ट देखे थे हम। कार्डियोवैस्कुलर पे देखे थे, क्या हुआ कार्डियोवैस्कुलर पे, उसके बाद हम देखे थे रिस्पायरेटरी पे। आज जो है आज हम देखेंगे उसका इफेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी देख लिए थे। उसका इफेक्ट आज देखते हैं जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम पे। आज इस पे देखते हैं जीआईटी पे ये क्या असर डालता है। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, जीआईटी, जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम भी आप बोलते हैं। देखिए इस केस में क्या होता है, जीआईटी पे जो है, अगर जीआईटी के अंदर मुख्य रूप से मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट स्मूथ मसल, मतलब सॉफ्ट मसल्स जीआईटी के अंदर होते हैं। अगर डोज ज्यादा होगा तो स्मूथ मसल्स के अंदर जो है ये कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है। देखिए स्मूथ मसल्स के अंदर जीआईटी का आपका हेलोथेन जो है डोज से ज्यादा होने पे बढ़ा देगा, जिसके कारण जो होगा आपका एब्जॉर्प्शन, फूड का जो एब्जॉर्प्शन है स्लो हो जाएगा। और मान लेते हैं किसी भी पेशेंट का, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एक बीमारी आती है, क्योंकि आपको पता होगा कि इसी में लिवर भी आता है, जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम में इनडायरेक्ट रोल है। हेलोथेन के प्रभाव से व्यक्ति में हिपेटाइटिस अगर किसी व्यक्ति को रहता है, मान लेते हैं किसी व्यक्ति का हार्ट सर्जरी हो रहा है, या लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, किडनी का ट्रांसप्लांट हो रहा है, न्यूरो सर्जरी हो रहा है, उस केस में इनहेलेशनल एनेस्थीसिया जो भी देते हैं, उस केस में जीआईटी पे असर ये करता है कि इसके फलस्वरूप जो है हिपेटाइटिस का लक्षण इंड्यूस हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हेलोथेन इंड्यूस्ड हिपेटाइटिस। इसके फलस्वरूप जो है हेलोथेन इंड्यूस्ड हिपेटाइटिस होता है, लीवर के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है। इसलिए ध्यान रखा जाता है अगर किसी व्यक्ति को पहले से लीवर की समस्या है, हिपेटाइटिस ये सब है, तो उसको जो है हेलोथेन एज ए ड्रग ऑफ चॉइस इनहेलेशनल एजेंट के रूप में यूज हम नहीं करते हैं। ये विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। आप लिख लीजिएगा, इट एक्ट्स ऑन आपने बोले इट एक्ट्स ऑन स्मूथ मसल, इट एक्ट्स ऑन, आप लोग लिख लीजिएगा, इट एक्ट्स ऑन स्मूथ मसल ऑफ स्टोमक एंड intestine and contract their movement, due to this reason absorption of food becomes slow. Absorption of food becomes slow in digestive tract. ये है, इसके बारे में थोड़ा लिखिए, जीआईटी पे क्या असर है। क्योंकि आपका हेलोथेन जो है बॉडी के हर एक सिस्टम पे असर देता है, चाहे कोई भी बॉडी का सिस्टम हो, हर सिस्टम पे कुछ ना कुछ असर है, सब में अलग अलग असर देता है, सब सिस्टम पे। बदमाशी का सब आवाज अच्छा नहीं लगे, आप ही लोग को दिक्कत होगा, बाद में भेजेंगे वीडियो में सब चीज आ जाएगा। पैर नीचे कीजिए, पैर नीचे। चलिए अब जो है इसके बाद जो है देखिए, अगर आप जो यहाँ पे आपको उसको पहले डोज बताए थे, इसके कारण जो है जीआईटी पे सबसे पहला है इट कॉजेज मतलब कौन कॉजेज, हेलोथेन। इट कॉजेज हेलोथेन इंड्यूस्ड हिपेटाइटिस। अब बोलिए कि हेलोथेन इंड्यूस्ड हिपेटाइटिस क्यों होगा? इसलिए चूंकि आपको पता होगा कि हम जो भी दवा लेते हैं उसका मेटाबॉलिज्म होता है लिवर के अंदर। आपको पता होगा लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें उसका मेटाबॉलिज्म होता है, मतलब उसका जो भी उसके अंदर टॉक्सिक चीजें उसको तोड़ने का काम हमारे बॉडी में लिवर का ही है। लिवर के द्वारा मेटाबॉलिज्म होता है, और मेटाबॉलिज्म के बाद क्या बनता है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब लिवर में ये हेलोथेन का मेटाबॉलिज्म होगा तो दो आयन बनते हैं, एक क्लोराइड आयन और एक ब्रोमाइड आयन।
ये बनता है किसके, मेटाबॉलिज्म के बाद, क्योंकि आपको पता है कि लिवर भी तो डाइजेस्टिव सिस्टम का ही एक भाग है, एक्सेसरी ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम में। मेटाबॉलिज्म के बाद ये दोनों आयन जो होते हैं, ये दोनों आयन बनते हैं मुख्य रूप से इससे ट्राई फ्लोरो एसिटिक एसिड से। ये एक ऐसा केमिकल है जो जाके लिवर के अंदर डिपॉजिट होता है और फाइनली क्लोराइड आयन और ब्रोमाइड आयन में टूटता है, जिसके फलस्वरूप जो है हेपेटाइटिस जैसी जो है प्रक्रिया लिवर के अंदर इंड्यूस होता है। अगर ये ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड मेटाबॉलिज्म के बाद बनता है, अगर ये नहीं बनेगा तो हेपेटाइटिस नहीं होगा। लेकिन हेलोथेन का नेचर है कि इसको इसी में तोड़ेगा, और ये तोड़ेगा तो क्लोराइड आयन और ब्रोमाइड आयन बनेगा, और ये जब बनेगा तो लिवर में जाकर डिपॉजिट होगा तो व्यक्ति को हेपेटाइटिस करेगा, लिवर के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, जॉन्डिस जैसी घटना हो जाती है। इसलिए ध्यान रखा जाता है कि किसी व्यक्ति को अगर पहले से लिवर में कोई प्रॉब्लम है, सिरोसिस है, हेपेटाइटिस है, तो उसको हेलोथेन जो है हम लोग नहीं देते, नहीं तो पेशेंट को जो है हो सकता है इमरजेंसी आ सकता है, हम बचाने में हो सकता है असक्षम हो सकते हैं। ये ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए हेलोथेन इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस बहुत कॉमन तो नहीं बोल सकते हैं, इसका रेशियो अगर देखिएगा तो रेशियो है 1 अमंग 3000। इसका मतलब है कि 3000 पेशेंट में एक को होता है, लेकिन जब कुछ होता है तो हमें रिस्क नहीं ले सकते हैं कि अब हम तो काउंट करते नहीं कि 3000 नंबर में मेरा कौन सा नंबर है, तो हो सकता है अगर मेरे में आ सकता है। इसका रेशियो उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन होता है, ये कंफर्म है, इसमें कोई अति नहीं। इसका रेशियो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इसका हाँ चांसेस है कि होते हैं। इसका साइड इफेक्ट तो हो सकते हैं। हाँ गप नहीं, हाँ ग्लव्स जरूरी, ग्लव्स जरूरी। हाँ बिल्कुल, उसमें जो है हेपेटाइटिस हो गया, आपको जो है वही हो गया, एचबीएस एजी वो सब करते हैं, और भी चीजें जैसे एड्स के पेशेंट हो गए, ये सब वो अलग चीज है, इसमें अलग बात करेंगे। हेपेटाइटिस जो है एक तरह से लिवर का सीरियस इन्फेक्शन। इस केस में अगर किसी को डिलीवरी भी होता है तो इसके लिए ओटी अलग होता है, एचबीएस ओटी बोलते हैं। नॉर्मल हम इसको लिवर ओटी में कभी नहीं लेते, इसीलिए क्योंकि इन्फ्लेमेशन, ये बीमारी संक्रमित है, इसके लिए इंस्ट्रूमेंट अलग से यूज होता है। आपको जो है यहां तक जूता पहनना पड़ता है, वो अलग अलग कैटेगरी का गोगल्स आता है उसके लिए, क्योंकि नॉर्मल हम सर्जरी इसका नहीं कर सकते, इन्फ्लेमेशन का चांसेस ज्यादा है। प्रेगनेंसी केस में किसी महिला को अगर ये हो जाता है तो बड़ी दिक्कत होती है, अलग से ओटी उसके लिए हॉस्पिटल में होता है, एचबीएस ओटी बोलते हैं, प्रिकॉशन लेना पड़ता है। क्या क्या हाँ वो बचाव के लिए पहनते हैं, वैसे और दूसरे केस में भी पहनते हैं, लेकिन नॉर्मल हम कोई यदि करते हैं ना तो उतना बड़ा जूता नहीं पहनते। किसी के लेबर रोटी नॉर्मल किसी सीजरियन होना है तो जूता उतना नहीं पहनते। हाँ वो ध्यान रखा जाता है कि इसीलिए कि प्रोटेक्शन के लिए, वो पता नहीं किधर इन्फेक्शन चला जाएगा। हम लोग जब भी करते हैं उसमें डबल ग्लव्स यूज करते हैं, पूरा जो है यहाँ पे गोगल्स बड़े बड़े लगाते हैं, हम तो केस देखे हुए। आप पीपीटी नहीं, पीपी किट तो बता रहे हैं, तो सब क्वेश्चन सब चीज में होता है, इंटरेक्टिव क्लास सब कीजिए, कुछ छोड़ना नहीं है। जब कुछ जितना भी चीजें सब कीजिए, बस समझा रहे हैं तो फिर कोई अगर देखेगा आप क्वेश्चन के तो आंसर बड़ा तो काट दीजिएगा, तो फिर कोई आंसर नहीं इसमें। फिर से कर देता हूं, स्टार्ट करिए। देखिए इसमें जो हेपेटाइटिस के केस में हम जो है स्पेशल स्टार्ट करिए। हेपेटाइटिस के केस में हम जो अगर किसी व्यक्ति का गप नहीं, हम जो है थोड़ा ध्यान से सुनिए ना, यहाँ छूट भी जाएगा तो ध्यान से सुनिए, उसके बाद वीडियो भेज देंगे, रूम में देख लीजिएगा, समझ में और अच्छा से आ जाएगा। इसलिए आप हाँ यहाँ पे समझा दे रहे हैं, छूट जाएगा वीडियो दे देंगे और देख के समझ लीजिए कहाँ छूटा था, कहाँ ध्यान भागा था। यहाँ पे जो है नहीं, क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा ना, समझाएंगे कैसे, आप ध्यान दीजिए, पैर नीचे कीजिए, पैर नीचे कीजिए। इसमें जो है किसी हेपेटाइटिस पेशेंट में जो है हम जो है किसी व्यक्ति को हेलोथेन नहीं देते, क्योंकि हेपेटाइटिस के केस में आपका जो है लीवर के अंदर हेलोथेन का जब मेटाबॉलिज्म होता है तो बनता है ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड। ये फार्मूला होता है CF3COOH, ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड बनता है, और ये टूटता है क्लोराइड आयन और ब्रोमाइड आयन, और ये दोनों आयन जो बहुत खतरनाक है, लिवर में जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं। इसके फल से हेपेटाइटिस जैसी घटनाएं इंड्यूस होती है। ध्यान रखिएगा, जब भी किसी पेशेंट को आपको जो है हेपेटाइटिस है, पहले हिस्ट्री आप ले लीजिए, क्योंकि जनरल एनेस्थीसिया में बिना हिस्ट्री का कुछ भी इलाज नहीं होता है, क्योंकि लंबी चलने वाली प्रक्रिया है। तो आपको सब हिस्ट्री ले लेना है, क्या है नहीं है, पहले से सारा हिस्ट्री रखते हैं। इसीलिए तो हम लोग कराते हैं एनेस्थीसिया देने से पहले PSC,
प्री एनेस्थेटिक चेकअप इसीलिए होता है, इसमें सब चीज हिस्ट्री लिया आता है कि आपको पहले क्या था, क्योंकि एनेस्थीसिया दे देंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। पहले हम जो उपाय कर सकते हैं, अगर कोई चीज दे देंगे, हम सर्जरी कर देंगे तो बाद में अब क्या करेंगे, जो होना था तो हो गया, हम तो पहले उपाय करना पड़ता है, इसलिए पहले आपको पीएससी करना पड़ता है, उसमें सब चीज चेक होता है। एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर सब चेक करते हैं कि क्या है, पहले से हिस्ट्री लेते हैं बैठा के पेशेंट को, क्या है पहले से नहीं है। जनरल एनेस्थीसिया में हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नहीं लेंगे डायरेक्ट सर्जरी में भेज देंगे, क्या पता कुछ भी निकल सकता है वहां, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। ओटी टेबल पे आपको कोई डिसीजन नहीं, अगर स्टार्ट हो गया प्रोसीजर तो कोई फिर कुछ नहीं कर सकते, तो फिर खतरे में आ जाएगा जान, इसलिए पहले पीएससी होता है, ध्यान रखना पड़ता है इस बात का। अब जो है ये हो गया, और देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम में है एक हिपेटाइटिस के केस में, और जो है किसी व्यक्ति को गेस्ट जीआईटी में और कौन कौन बीमारी हो सकती है आपको जो है, एक तो ये हो गया, नहीं बाबू ये सब इतना नहीं, आपको जो है बात है, अगर किसी व्यक्ति को डिओडिनम में किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम रहता है, डिओडिनम का काम भी आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, पहले डिओडिनम तब जेजुनम देन इलियम तब लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होता है। तो डिओडिनम में मान लेते हैं किसी व्यक्ति को पहले से कोई मेडिकल कंडीशन में, मान लेते हैं डिओडिनम में कैंसर है, डिओडिनम में एब्सेस है, पस उस बन गया है, तो उस केस में ध्यान रखना पड़ता है कि हम हेलोथेन का प्रयोग ना करें। अगर उस तरह का पेशेंट आपको आगे पहले से उस तरह का हिस्ट्री वाला अगर मान लेते तो उसका हार्ट सर्जरी होना है, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि फिर नहीं तो सर्जरी के स्टार्ट हो जाने पे फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर रिस्क बढ़ जाता है। डिओडिनल कैंसर में हेलोथेन बहुत ज्यादा रिस्क बढ़ाता है, तो टॉक्सिसिटी लेवल इतना बढ़ाएगा उसमें, एक केमिकल जाने के बाद बॉडी के अंदर फिर दिक्कत हो जाएगा। कहीं अगर डिओडिनम के अंदर पास एक्यूमुलेट अगर निकल गया वहां से बॉडी पार्ट से, बहुत उसमें खतरा ज्यादा रहता है, रिस्क ज्यादा है, हाई रिस्क है। तो डिओडिनल अल्सर के केस में, डिओडिनल अल्सर के दो तीन केस है, एक आपका हिपेटाइटिस है, देखिए इस सिस्टम से जुड़ा हुआ बीमारी देखना है, जीआईटी से जुड़ा हुआ, ठीक है, इधर उधर नहीं जाना है, गप नहीं। इसमें जो है आपको ध्यान रखना है डिओडिनम अल्सर, ये कैंसर हुआ, इस केस में लिखिएगा आप हेलोथेन इज नॉट यूज, हेलोथेन इज नॉट यूज्ड इन द ड्रग ऑफ चॉइस, इन द ड्रग ऑफ चॉइस। फार्मा का टर्म है, हम लोग मेडिकल में बोलते हैं डीओसी, ड्रग ऑफ चॉइस। चॉइस मतलब बोलते नहीं है चॉइस है, मतलब कहते हैं बुखार है तो ड्रग ऑफ चॉइस पैरासिटामोल, उस पर ये नहीं है, ये फार्मा से आया है ड्रग ऑफ चॉइस, डीओसी शॉर्ट में लिखा रहेगा बुक में, ये ध्यान रखिएगा, खतरा कर देगा डिओडिनम अल्सर। आप दो चीज याद रखिए, हिपेटाइटिस वाला और अल्सर वाला। अब आगे दूसरा सिस्टम पे आता है, बहुत ज्यादा है लेकिन उतना बहुत डीप जाएगा फिर नहीं याद होगा। ये नर्वस सिस्टम हो गया, जीआईटी हो गया। अब हम देखेंगे हाँ एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम पे इफेक्ट है, इसको हम लोग यूरिनरी सिस्टम भी बोलते हैं, किडनी वाला सिस्टम है। देखिए किडनी के क्या बहु, हाँ सब हेलोथेन है, चेंज करेंगे तो बोलेंगे आप, सारा इफेक्ट हेलोथेन पे ही। पहला कार्डियोवास्कुलर बताए, रिस्पायरेटरी बताए, तीसरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, चौथा जीआईटी, पांचवा एक्सक्रीटरी। चलिए देखिए इसमें क्या होता है, अगर जो है आप हेलोथेन का डोज मैक्सिमम से जितना डोज है रिकमेंडेड, मतलब जितना नॉर्मल चाहिए उससे अगर आप ज्यादा देते हैं तो इस केस में किडनी के अंदर ग्लोमेरुलस के अंदर जो फिल्ट्रेशन का रेट है उसको क्या बोलते हैं, अभी सिस्टम नहीं पढ़ाए होंगे, उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। जिस फिल्ट्रेशन के कारण जो है आपका किडनी के जो अंदर जो है ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बनाया जाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट घट जाएगा और जो है यूरिन का आउटपुट घट जाएगा, यूरिन का आउटपुट घट जाएगा, यूरिन का वॉल्यूम घट जाएगा, तो व्यक्ति को हो सकता है यूरिन का आउटपुट घटेगा और जो है जीएफआर घटेगा, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति का जो है नॉर्मल बीपी जो है वो भी घटेगा, क्योंकि किडनी का फंक्शन बीपी को मेंटेन करने का भी होता है। किडनी का एक फंक्शन बीपी को नॉर्मल अवस्था में बॉडी के अंदर मेंटेन करना भी होता है, जीएफआर से मेंटेन करता है। उसका जीएफआर होता है 180 लीटर पर डे और 125 ml पर मिनट, ये रेट होता है। ये तो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि बहुत सारा चीज जो है हमारा रीनल ट्यूब्यूल फिर से एब्जॉर्ब कर लेता है, तो हम तो दिन भर गंगा बहाते रहते हैं, दिन भर जाते रहते टॉयलेट की ओर, तो 1.5 लीटर होता है। तो जीएफआर
इसीलिए जाते कि अगर 80 से ज्यादा होता जीएफआर तो पूरा यूरिन फॉर्म होता, हमको बार बार जाना पड़ता, वो तो फिर से रीनल ट्यूब्यूल एब्जॉर्ब कर लेता, जानता है सब चीज निकाल दोगे बॉडी से, कुछ चीजें अच्छी भी तो है, इंसान कुछ अच्छा चीज भी तो लिया है, मतलब ग्लूकोज लिया है, कुछ न्यूट्रिएंट्स उसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा बॉडी में, जो वेस्ट चीजें हैं नाइट्रोजन उसको बाहर करना है, इसलिए रीनल ट्यूब्यूल समझता है उसका बेसिक फंक्शन है। जब किडनी खराब है तब सब चीज को निकालता है, तो उसे तब समझ ही नहीं आ रहा है, किडनी डैमेज हो गया, उसका फंक्शन भूल जाता है वो। हाँ, किडनी डैमेज हो जाएगा तब जीएफआर बिल्कुल बढ़ जाएगा, बहुत खतरनाक बढ़ जाएगा, तो आपको कोई सिस्टम काम ही नहीं करेगा, बीपी अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। ये जो है इसका इफेक्ट यही है कि हायर डोज होने पे ये जीएफआर को जो है घटा देता है। जीएफआर का मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, इसको घटा देता है। जीएफआर का नॉर्मल वैल्यू कितना होता है 180 लीटर पर डे, गप नहीं, और जो है 125 ml पर मिनट, ये दो वैल्यू होता है, आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। आप दोनों में कोई एक वैल्यू याद कर सकते हो, दोनों पूछता है कभी कभी एग्जाम में। 125 ml पर मिनट, 180 लीटर पर डे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, हम बोल देते हैं। यहाँ पे जो है ये आपका जो ग्लोमेरुलस रहता है यहाँ पे ये वाले पोर्शन से, ये आपका चला गया इधर रीनल ट्यूब्यूल की ओर जा रहा है, रीनल ट्यूब्यूल की ओर जा रहा है, ये सबसे पीसीटी होता है, ये आगे फिर डीसीटी होता है, डीसीटी होता है, ये कलेक्टिंग डक्ट में जाता है किडनी के अंदर, तो पूरा सिस्टम है। ब्लैडर नहीं है, यूरिनरी ट्यूब्यूल का माइक्रोस्कोपी नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है पूरा। ये आपका ग्लोमेरुलस होता है, ये बोमेंस कैप्सूल होता है, इसी में तो प्रेशर लगता है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन यहाँ पे छलनी होता है, ठीक है, ये छलनी होता है जिसके अंदर प्रेशर कारण बीपी रेगुलेट होता है, इसी छलनी कारण यूरिन जो ब्लड है छन छन के यहाँ से आता है, फिर इधर तो कलेक्टिंग डक्ट से यहाँ पर लगाता है, आपका लाइनिंग होता है पूरा यूरिनरी ट्रैक्ट का, उससे यूरिन बाहर आता है। ये पूरा प्रोसेस है, इसके अंदर मैकेनिज्म है पूरा लंबा, इस पूरे मैकेनिज्म को हम बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म, इसके द्वारा होता है। तो आपको जो है जब एक्सक्रीटरी सिस्टम पे इफेक्ट ये देगा कि बॉडी के अंदर जो ये है जीएफआर को कम कर देगा, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, जीएफआर जैसे ही घटेगा यूरिन का आउटपुट घटेगा, यूरिन का आउटपुट घटेगा तो बॉडी के अंदर बीपी जो है फॉल करेगा। इसलिए ध्यान रखा जाता है कि आपको जो है किसी पेशेंट को अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये किडनी संबंधित बीमारियां हैं, जैसे कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, नेफ्राइटिक सिंड्रोम, क्या कर रहे हैं जी, इधर ध्यान दीजिए ना, नहीं समझ में आएगा। अगर किसी मान लेते किसी पेशेंट को एक्सक्रीटरी सिस्टम के रिलेटेड नेफ्राइटिक सिंड्रोम है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, इसमें कहीं कोई लीजन है, तो इस सब केस में ध्यान रखा जाता है कि आपको हेलोथेन ना चलाएं, क्योंकि जीएफआर इतना डाउन करेगा कि कभी हेलोथेन मेंटेन नहीं कर पाएगा, आपको इंडक्शन एजेंट और दूसरा भी देना पड़ेगा, हो सकता है पेशेंट हाइपोक्सिया में भी चला जाए, तो बीपी फॉल करने का चांसेस है, तो ये ध्यान रखना पड़ता है। तो जीएफआर कम होगा, यूरिन आउटपुट घटेगा, ये भी डाउन करेगा तो बीपी घटेगा। बीपी तो आप जानते हैं कि वाइटल साइन होता है, जल्दी घटाना नहीं है, आपको यही तो ध्यान रखना पड़ता है सर्जरी में कि बीपी बहुत ना घटे, बीपी घट जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला, पूरे मामला ही उलट जाएगा, तो ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए आगे जो है ये सब कुछ लिखना है, जीएफआर घटता है लिखना है, लिखिए इन द इफेक्ट, लिखिए एक्सक्रीटरी सिस्टम में लिखिए हेलोथेन डिक्रीजेज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, पूरा लिखा देते हैं, हेलोथेन डिक्रीजेज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, स्पेलिंग है ये GLO, ग्लोमेरुलर, इसको बोलते हैं हेलोथेन डिक्रीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, डिक्रीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, कॉमा दीजिएगा, ड्यू टू दिस रीजन हेलोथेन डिक्रीजेज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ड्यू टू दिस रीजन यूरिन आउटपुट डिक्रीज एंड बीपी डिक्रीज, ड्यू टू दिस रीजन, इसी कारण होगा, सब होगा, ड्यू टू दिस रीजन यूरिन आउटपुट यूरिन का आउटपुट कम होगा, यूरिन आउटपुट डिक्रीज, डिक्रीज का सिंबल आप लिख सकते हैं पूरा, डिक्रीज होता है, डिक्रीज एंड बीपी ऑल्सो, मतलब बीपी भी, इसका मतलब ये होता है बीपी ऑल्सो, मतलब बीपी भी घटेगा। तो हाँ आगे इसी में, इफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम
इफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बीमारी है, इफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, लिख लीजिएगा, इफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम ग्लोमेरुलो, लिख लीजिएगा, इफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, बड़ा नाम सुन के तो बुखार आ जाता है। पेशेंट सफरिंग फ्रॉम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, अब मेडिकल टर्म में तो हम क्या करें, जो है ना नेफ्रोटिक सिंड्रोम में बच्चे का हाथ, खासकर छोटा बच्चा में बहुत ज्यादा होता है, 1 साल 2 साल में छोटा बच्चा में होता है, उसका हाथ पर पूरा सूजन आ जाता है। इसमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम किडनी का बीमारी है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम लिखिए, खिसक जाता। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और नेफ्रोटिक सिंड्रोम, हेलोथेन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, हेलोथेन नहीं देना है बाबू, जान चल जाएगी। सिवोफ्लुरेन ये बहुत अच्छा है इनहेलेशनल में। इनहेलेशनल का मतलब क्या हुआ जी, समझ गए ना? हाँ ठीक, चलिए ठीक। सिवोफ्लुरेन, इसके बारे में थोड़ा पहले थोड़ा जान लीजिए। इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, स्टार्ट करेंगे उसके बाद, नहीं तो स्टार्ट करना होगा बेसिक से करना होगा ना। उसमें भी बेसिक हम हेलोथेन में बताया कि कैसा कलर होता है, कैसा प्रॉपर्टी होता है। कभी स्टार्ट किए केमिकल का तो बार बार तो पढ़ाएंगे नहीं, तो पूरा डिटेल करना पड़ेगा। सिस्टम तो बाद में, पहले इसका फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं, उसके बाद उसके सिस्टम पे आएंगे सब धीरे धीरे, जैसा बेसिक क्रम है हमारा उसी तरह चलते हैं। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी में जो होता है, इसका अगर फिजिकल प्रॉपर्टी में देखिएगा, आपको जो फिजिकल प्रॉपर्टी में देखते हैं कि गंध कैसा होता है, कलर कैसा होता है, कैसा अपीयरेंस दिखता है, पेशेंट पे स्किन पे क्या इफेक्ट डालता है, वो सब चीजें देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में ये जो होता है, आप देखे थे हेलोथेन में देखे थे कि आप देखे नॉन इरिटेंट होता है, लेकिन अंतर यह है कि ये इरिटेंट होता है। आपको जिसका ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर आप समझिए एप्पल अगर सड़ता है ना तो कैसा ऑर्डर होता है, सेब एप्पल जो सड़ता है उस तरह का आपको ऑर्डर रहेगा। इसमें गंध, ऑर्डर का मतलब गंध हुआ, सूंघते हैं, कहते हैं उधर से जाते हैं, कोई रोड से गुजरते कहते हैं वाह बहुत अच्छा गंध, हाँ सेंट, वो वाला सेंट की तरह गंध। हाँ वो तो जरूरी है, लगा के आइए ना, खूब लगाइए, सेंट खूब लगाइए, वो फायदा नहीं है, कुछ नहीं है। गधा, ये तो क्या जी, उमर का दोष है, कहाँ लगा, इधर घूमिए तो लगाया क्या? चलिए देखिए यहाँ पे, इसमें सबसे पहले इसका देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल में भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी जी। अब स्टार्ट हो रहा है तो किसी के व्यक्ति के बारे में, कौन सी है, मारेंगे इतना मारना। फिजिकल प्रॉपर्टी में जो होता है, ऑर्डर इसका हो गया एप्पल का रोटन ऑर्डर, रोटन का मतलब होता है सड़ा हुआ, ठीक है। एप्पल लाइक लिखिए ना, ऑर्डर सबसे पहले इसमें ऑर्डर दीजिए, ऑर्डर दीजिए, गंध हुआ। इसके बाद ये जो है सिवोफ्लुरेन का कलर कोड क्या होता है, अभी डंटा पड़ेगा आपको, समझ गए ना, इसको यहाँ उठा के क्यों यहाँ रखिए। सिवोफ्लुरेन का कलर कोड क्या होता है आपको बताते हैं, येलो होता है। कलर कोड में बताए थे आपको पहले, हम जब वेपोराइजर बता रहे थे उसमें कलर कोड बताए थे, सबका अलग अलग कलर कोड होता है, ठीक है। यहां नहीं लिखना है, सिर्फ याद रखना है ऑर्डर। अगर मान लेते कलर कोड भी दे सकते हैं यहाँ पे, एक बार रिवाइज हो जाएगा कैसा कलर कोड होता है। मान लेते ये डब्बा आ गया हमारे पास, हेलोथेन भी आ गया, सिवोफ्लुरेन भी, डैश भी आ गया, तो कलर कोड से तो पहचान जाएगी सिवोफ्लुरेन है, उसी से पहचान होता है ओटी में, तो कलर कोड से सब पहचानता है कि कलर ऐसा है, ठीक है। अब जो है इसके बाद इसमें इसका लिखना है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है बाबू कि गाढ़ापन, पानी से ज्यादा गाढ़ा है कि पानी से ज्यादा पतला है, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं उसको, फिजिक्स का टर्म है, विशिष्ट गुरुत्व हिंदी में, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। और जो है इसका देखेंगे, इसके बाद इसका जो है ऑर्डर
कलर कोड, स्पेसिफिक ग्रेविटी, पीएच, पीएच लिखिए। और जो है ये इंपॉर्टेंट आ गया, ब्लड गैस, ब्लड गैस एक करके पोमा बनाइए, सबके बारे में एक लिखना है, थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं। ब्लड गैस कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा थोड़ा ऑर्डर में सिर्फ नाम लिखाना है, कलर कोड, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या वैल्यू है हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा बीच में स्पेस दीजिएगा ना, अच्छा रहता है। जब भी नोट्स बनाए थोड़ा थोड़ा स्पेस दिया करें, हो सकता है कुछ ऐड भी कर सकते हैं बाद में, उस समय याद नहीं रहता, जो चीजें याद से बता रहे हो, सकता है बाद में कभी ऐड करना पड़ जाए, आप स्पेस नहीं दीजिएगा तो हम कहां लिखवाएंगे। जब भी है नोट्स जब भी बनाए, सबके लिए हिदायत है कि थोड़ा थोड़ा स्पेस एक में दिया कीजिए, कुछ भी चीज ऐड हो सकता है बाद में, ऐसा नहीं। उधर कंसंट्रेशन, इतना टर्म लिखिए इसमें, सबके बारे में चर्चा हो। मीन एल्वेलर कंसंट्रेशन, इसको बोलते हैं एम, गप नहीं, MAC, मीन एल्वेलर कंसंट्रेशन। ये ब्लड